आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनका बयान पाकिस्तान में बहुत चर्चा में रहा था और वो यही कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हालांकि उन्होंने यह बात 1967 में एक पॉलिटिकल रैली में कही थी। तब वे वज़ीर आज़म नहीं बने थे, बाद में राष्ट्रपति बने और फिर प्रधानमंत्री। भारत के साथ 1971 का युद्ध हुआ। पाकिस्तान बुरी तरह हारा। उसके 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारत के कब्जे में आए। भारत ने एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। फिर 1972 में वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत आए और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने सैनिकों की रिहाई के लिए समझौता किया। उस समझौते को हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। इस घटना के 2 साल बाद 1974 में भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ। यहाँ की इंदिरा गांधी सरकार ने वो परीक्षण किया। पाकिस्तान में खलबली मच गई। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम ज़रूर बनाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो और वह भी 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। उस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए आज़ादी 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 का नारा लगाया था। उन्हीं बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाती बिलावल भुट्टो, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बिलावल पाकिस्तान में आज जो सरकार है उसके विदेश मंत्री। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बात कही थी। बावजूद इसके हिंदुस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है। इस मामले पर कि उन्होंने क्या कहा, मैं आगे इसका जिक्र करूंगा अगर ज़रूरी हुआ तो, और उसकी भूमिका भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आज की तारीख में पाकिस्तान का विदेश मंत्री, जिस देश के साथ हमारे रिश्ते दुश्मनी के हैं, अदावत के हैं, उसके विदेश मंत्री को हम अपने यहाँ बुला रहे हैं, आगवानी कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बायलैटरल डायलॉग नहीं है, बायलैटरल टॉक्स का मामला नहीं है। दरअसल गोवा की राजधानी पणजी में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक होने जा रही है। यह बैठक 4 और 5 मई को है। चूँकि पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बिलावल इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान में जब विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार थीं, वो भारत के दौरे पर आई थी। उस समय बिलावल भी पहली बार भारत आए थे, लेकिन तब वे सिर्फ एक राजनेता की हैसियत से यहाँ पहुँचे थे। कहने का मतलब ये है कि पिछले 10 साल में बिलावल पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, हिना खान के बाद। इसी बात से भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते का अंदाज़ा आपको लग जाता होगा और हम सब इसको जानते भी हैं कि रिश्ते कैसे हैं। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में साफ किया था कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचता है, उसके साथ बातचीत संभव है ही नहीं। ये तो SCO मेंबर होने के नाते हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और उस लिहाज से हमने बिलावल को बुलाया है। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. SCO को आप यूं समझिए कि यह अमेरिका की अगुवाई वाले संगठन नेटो के दबाव को कम करने वाला मोर्चा है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि SCO में शामिल देशों की कुल आबादी
दुनिया की 40% है। इसके 8 मेंबर हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इन्हीं देशों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 40% है। जबकि इसके 4 ऑब्जर्वर देश में हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। एससीओ में 6 डायलॉग पार्टनर्स भी: श्रीलंका, टर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल और आर्मीनिया। एससीओ का गठन चीन के शहर शंघाई में साल 2001 में हुआ, इसीलिए शंघाई सहयोग संगठन कहलाता है। ये भारत और पाकिस्तान को 2005 में बतौर ऑब्जर्वर शामिल किया गया और 2017 में इनके ऑब्जर्वर बनाए जाने के 12 साल बाद दोनों देशों को परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये एससीओ की एक भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान के जुड़ते ही एससीओ दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक बन गया। एससीओ का मकसद सदस्य देशों में आपसी विश्वास, बेहतर रिश्ते, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, कारोबार, रिसर्च और टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ावा देना है। विडंबना देखिए कि संगठन आपसी विश्वास और सहयोग के नाम पर खड़ा है और चीन, पाकिस्तान जैसे इसके सदस्य देश भारत के साथ हर दिन इसके ठीक उलट काम करते हैं। आज बात बिलावल के भारत आने और पाकिस्तान के रवैये पर करनी है। मैं अगर 2 मिनट के लिए इस संगठन का जो मुखिया है चीन, उसकी करतूतों के कुछ नमूने आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे रोज़ाना खबरों में आप सुनते देखते रहते होंगे, मगर सुनिए। हाल ही में अमेरिका के लीक इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट से ये साफ हुआ कि चीन युद्ध के दौरान भारत जैसे दुश्मन देश की सैटेलाइट को सीज कर तबाह करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। कहा यह गया है कि 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में जो अचानक बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, कई इलाके अंधेरी में डूब गए थे, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़े, स्टॉक एक्सचेंज या मार्केट बंद हो गए। कई दशकों में यह सबसे बड़ा पावर आउटेज था और यह कोई ब्रेकडाउन नहीं था, बल्कि चीनी हैकर्स की फौज ने पावर ग्रिड को हैक करके ऐसा किया था। एक्सपेरिमेंट। चीन ऐसा एलएसी और भारत के साथ टकराव मोलता रहता है। गलवान से लेकर के तवांग तक हमारे जो नौजवान हैं वो चीनी सैनिकों को सबक सिखाते रहते हैं। आज का हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है और ताकतवर मुल्क है। वह तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान उसके लिए बड़ा सिरदर्द है। चीन का जिक्र मैंने सिर्फ एससीओ के मकसद का मजाक उड़ाने वाली नीतियों के चलते किया है कि आप अगुवा हैं, आपने इस संगठन को खड़ा किया और आप जिन सिद्धांतों के आधार पर संगठन को चलाना चाहते हैं, उसका जो मेंबर कंट्री है हिंदुस्तान, जो आपका पड़ोसी है, उसके साथ जो आपका सलूक है, वो एससीओ के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत इस बात को समझता है और मैसेज भी चीन को साफ दे रहा है। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिस एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक पणजी में होने जा रही है। इससे पहले दिल्ली में 28 अप्रैल को एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे थे। इस बैठक में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की भी अलग से बैठक हुई। जो वीडियो स्क्रीन पर अब आपके सामने दिख रहा है उस पर गौर करिएगा। राजनाथ सिंह ने संगठन के बाकी मेंबर्स कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जब चीनी रक्षा मंत्री की बारी आई तो उन्होंने सामने से नमस्कार कर लिया, एक दूरी बनाए रखी। यह वीडियो देखिए। आपने इस वीडियो से ठीक पहले देखा होगा कि बाकी जो मेंबर कंट्रीज थे उनके रक्षा मंत्रियों के साथ हाथ मिला रहे थे राजनाथ सिंह, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री सामने बैठे तो उन्होंने दूर से ही नमस्कार किया। ये चीन है जो एससीओ का मेंबर है। और अब बात पाकिस्तान की, जिसके विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। आपने भारत के विदेश मंत्री को सुना कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से बात करने का कोई तुक नहीं बनता है।
सच यही है कि पाकिस्तान अपनी घिसी पिटी पुरानी बयानबाजी से बाज नहीं आता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल मुनीर ने मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड में कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना कश्मीरी लोगों को समर्थन देना जारी रखेगी। भाई, तुमसे अपना मुल्क तो संभलता नहीं, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाते, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। भारत के कश्मीर का हिस्सा जो तुम्हारे पास है, तुमने वहाँ लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना रखा है, फिर भी तुम्हारी ज़ुबान चलती है। ये हद दर्जे की थिथरई है। Importantly, let me highlight the plight of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are subjected to brutal state oppression under one of the heaviest military deployments in the world. पाकिस्तान में जो सरकार में आ जाता है और सेना की कमान जो संभाल लेता है, दोनों को बस इतना पता होता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलो, कुर्सी बची रहेगी। बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तानी राजनीति में भारत विरोधी बयानबाजी के चलते चर्चा में रहते हैं। वे सालों से कश्मीर को लेकर के जहर बोलते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कई बार कश्मीर का राग अलापा और भारत ने अपने जवाब से हर बार उनकी फजीहत की। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान का आम आदमी, जो वहाँ के नेताओं और सेना दोनों की साजिशों को समझ चुका है, वह अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहता है और भारत से अच्छे संबंध। इन्होंने स्टेटमेंट दी कि नंबर मैटर नहीं करते। नो डाउट किसी जगह पे नंबर मैटर नहीं भी करते, स्ट्रेटजी मैटर करती है, आपकी पॉलिसीज मैटर करती हैं। लेकिन अगर 4 जंगें हमारे साथ इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, हमने 4 जंगें कौन सी जीती हम? हाँ। कौन सा जीते? वो यही बात करने लगा था कि अगर नंबर मैटर नहीं करते तो उधर भी फिर नंबर मैटर नहीं थे करने चाहिए। देखें, मैं दोबारा इस बात को कहूँगा कि अगर तो आप यानी कि जंग चाहते तो मुसलमान तो जंग से नहीं डर करता, पर सबके लिए एक पैगाम हो। ये जो इंडिया वाला पैगाम है मखसूस करके, मतलब ये हमें इनके साथ रवाबित, हमें नफरत फिर हमें रवाबित रखने चाहिए, ठीक है। उनसे उनके साथ हमारा मतलब तजारत होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होना चाहिए, ताकि एक बड़ा ब्लॉक बने, ठीक है, ताकि हम फिर किसी के गुलाम ना बने। ये तो मतलब एक नई नस्ल को भी गुमराह करने वाली बात है और उनको जोशीला करके उनको ख़राब करने वाली बात है। आज अभी खबर ये आई है, हमारे जो अभी मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने इंडिया को डायरेक्ट मैसेज दिए, शायद उसी बात को कवर करने के लिए। उन्होंने ये कहा है कि जो नंबर हैं वो मैटर नहीं करते। उनके कहने का मतलब ये था कि भाई नंबर मैटर नहीं करते, हम जो सा इंडिया को ये क्लियर बताना चाहते हैं। मतलब हम क्यों इंडिया को ही क्यों बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को कह देते तो चले, वो भी समझ नहीं। मेरा आर्मी चीफ से सवाल ये है कि आपने किस बेस पर जो है वो इंडिया को ललकारा है। आप आर्मी चीफ से मुझे ये पूछ कर बताएं कि आप में अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि अब आप जो है ना, जज्बा है। देखें, जज्बा तो किस चीज़ से जज्बा, वो 1965 वाला जज्बा नहीं रहा। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी थी, बल्कि हमारे बाप दादों ने हमें ये बात बताई थी कि 40 लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी और टैंक के सामने लेट गए। लेकिन आज ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं ये नहीं कहता जज्बा नहीं रहा, मैं कहता हूँ जज्बा होगा, लेकिन जज्बा उस साइड पे भी होगा। वहाँ पे भी देखें, अपनी कंट्री से अगर मैं प्यार करता हूँ, इंडिया वाले अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते। अगर यहाँ पे 25 करोड़ लोगों का जज्बा है तो वहाँ पे 1 अरब 40-50 करोड़ लोगों का जज्बा है। जज्बे वाली बात को थोड़ा सा साइड पे रख के अगर बात करें, हम उस बहस में नहीं पड़ते। टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी की जंग है। आज हम जज्बे, मतलब आप मेरे पास राइफल हो, आपके पास जज्बा हो, इकोनॉमी ना हो, गलेल हो या आपके पास स्टिक हो, आप मेरा मुकाबला जज्बे से कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल जज्बे से मुकाबला आज के दौर में तो जो है वो पाकिस्तानी नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि हम अगर अपनी इकॉनमी को ठीक कर लें, और इकॉनमी को ठीक करने के लिए पहले सबसे पहली जो चीज़ है वो ऐसे ठीक नहीं हो जानी इकॉनमी, बल्कि उसके लिए जो है वो जो सियासत है या सियासत है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में भारत को मर्यादा और मानवता के रखवाले देशों में गिना जाता है। चूँकि एससीओ का भारत इस साल मेज़बान है, इसलिए किसी मेहमान को रोकने या फिर उसके आने पर एतराज़ करने की उम्मीद हिंदुस्तान से आप नहीं कर सकते। लेकिन मौजूदा दौर में वह अपनी नीति और निर्णयों में एकदम साफगोई से बात करता है, एक साहसी, शक्तिशाली और संकल्प से भरे देश की तरह। बिलावल भुट्टो भारत आ ज़रूर रहे हैं,
लेकिन अभी तक दोनों तरफ के शेड्यूल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपसी बैठक का कहीं कोई जिक्र नहीं है। भारत बहुत बेबाकी से यह कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अभी करीब 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर में पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत बार बार करता है और उससे बाज आता नहीं है। मगर आप पाकिस्तान की सरकार की साफगोई देखिए कि अभी बस कुछ रोज पहले जब विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये हिंदुस्तान की सरकार के साफगोई की बात मैं कर रहा हूं, एस जयशंकर जब रिपब्लिकन के दौरे पर थे तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? इस बयान को सुनिए आप। Like any other country, India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. Given its size and economic strength, it is very much for the collective benefit that India takes a generous and non-reciprocal approach to cooperation with smaller neighbors. And that's exactly what we have done in the last decade under Prime Minister Modi. And this in our region has come to be known as the Neighborhood First policy. It has seen a dramatic expansion in connectivity, in contacts, in cooperation across the region. The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. इतनी साफ गोई से कोई देश बोलता है पाकिस्तान के साथ हमारे पड़ोसी वाले संबंध नहीं है, दुश्मन वाला संबंध है, और चीन के साथ भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का अनुभव अच्छा नहीं रहा है, बार बार हाथ जला है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की खातिर शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलावा भेजा। मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2015 में वो दिसंबर में अफगानिस्तान के दौरे पर गए तो लौटते समय उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सरप्राइज विजिट के दौरे का किया उनका, यानी कि वो अफगानिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान उतर गए और नवाज शरीफ के यहाँ गए। नवाज शरीफ उनकी आगवानी करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर आए थे। उन दिनों नवाज शरीफ की पोती मेहरुनिसा की शादी थी, प्रधानमंत्री उस शादी में शरीक हुए और लाहौर में करीब 2.25 घंटे भी रुके। मगर अगले ही महीने यानी कि जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हो गया। उसी साल सितंबर महीने में उरी हमला हुआ। नतीजतन मोदी सरकार को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने की खातिर अपनी सेना को आदेश देना पड़ा। इसी तरीके से 1999 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर के लाहौर गए ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर हों। जो पुराना था उसको पीछे कीजिए, नए दौर को आगे लेकर के चलते हैं। देश की कई जानी मानी हस्तियां भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर गई पाकिस्तान। तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही हुआ करते थे। 21 फरवरी 1999 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने लाहौर की बातचीत के मसौदे पर दस्तखत किए। और जानते हैं मसौदा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था कि दोनों देशों में जंग नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? 3 महीने बाद ही करगिल युद्ध हो गया। भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का एक बार फिर सबूत दिया और पाकिस्तान की फौज को हजारों मीटर ऊंची चोटियों पर से मार भगाया। युद्ध शुरू करते हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी का भाषण हिंदुस्तान की वो आवाज थी जिसे दुनिया को साफ साफ सुनना था और उसको समझना भी था। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। एक बड़े देश के नाते दरिया दिल मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपने साथ आगे बढ़ाने की जब जब कोशिश की, पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंका। अनुभव खट्टा रहा। अब आज की तारीख में दोनों देशों के बीच में कोई संबंध है नहीं और 10 साल बाद पाकिस्तान का एक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो अपनी जहर जुबानी के लिए पाकिस्तान में जाने जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, वो
गोवा आ रहे हैं क्योंकि एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक है। जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान आ जरूर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार, भारत के विदेश मंत्री किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे। आप इस बारे में जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और मेजर जनरल शिवाज को सुनिए। तो पाकिस्तान है, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में बायलैटरल टॉक्स हो सकती है साइडलाइंस एससीओ की, ऐसा लगता नहीं कि चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये, जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट किया है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अब मैं कहूँगा कि हल्के पड़ गए हैं। और ऐसे में भारत भी बार बार एक ही चीज़ दोहराता है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा, भारत जो पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्तालाप नहीं कर सकता। मगर अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे में बिलावल भुट्टो आ क्यों रहे हैं गोवा में, उनको क्या मतलब? देखो, ये सच्चाई है, ये बायलैटरल टॉक वाला नहीं है, ये मल्टीलैटरल जो डिस्कशन होती है एससीओ की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो आइसोलेट हो, वो पहले ही उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोर्ड हो रहा है, उनके जो अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन है वो भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि वो ऐसा इम्प्रेशन दे कि वो आइसोलेटेड हैं। सिंस जो एससीओ है और ये चाइना डोमिनेटेड है, एससीओ चाइना और रूस, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जो मल्टीलैटरल कमिटमेंट हैं उसमें ना आए, क्योंकि ये कोई बायलैटरल इशू नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ का, जिसकी भारत के पास प्रेसिडेंसी है, तो वो रोटेशन में आती है। तो मुझे लगता है इसलिए बिलावल भुट्टो तो आएंगे इसके अंदर, गोवा के अंदर द फॉरेन मिनिस्टर, मगर उनकी वार्तालाप जो साइड लाइन में डॉक्टर एस जयशंकर से होना मुझे चांस लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमेंट ऐसे हैं कि बातचीत होना अभी बड़ा मुश्किल है। भारत नहीं चाहेगा पाकिस्तान से बात करे, क्यों भारत नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बात करे, बात करने की कोई सूरत बनती नहीं, कोई आधार बनता नहीं है। दोनों देशों के बीच में विश्वास का संबंध है और पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ भी किया है उसके आधार पर पाकिस्तान का हाथ थामा नहीं जा सकता है। बात करने के लिए कोई आधार नहीं है, और बात की भी जाए तो क्या, जब कभी भी बात के जरिए पाकिस्तान के साथ संबंध को बेहतर करने की हिंदुस्तान कोशिश करता है, बात बिगड़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान दगाबाजी कर जाता है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर जब एससीओ की बैठक में होंगे तो आज की तारीख में पाकिस्तान का जो रवैया है और गुजरे समय में उसने जितने धोखे और साजिशें की हैं वो सब ज़हन में रहेंगे। पाकिस्तान आज की तारीख में आर्थिक संकट से जूझता हुआ मुल्क है। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति उसकी खतरनाक है। खाने के सामान से लेकर के हर ज़रूरी सामान, तेल, चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, चीनी, दूध, सारे के सारे बहुत महंगे हैं। महंगाई बेहिसाब है, आग लगी हुई है दाम में, लोगों का जीना मुहाल है। मदद के लिए पाकिस्तान, आईएमएफ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इस तरह के जो मित्र देश हैं जिन पर उसका भरोसा है कि ये लोग मदद कर देंगे, उनका दरवाज़ा वो खटखटा रहा है। ऐसे में उसको मदद की दरकार है, मदद मिल नहीं रही है और भारत से उम्मीद वो लगा नहीं सकता है, क्योंकि भारत से उम्मीद लगाना बेईमानी है। वैसे एक बात बताना ज़रूरी है, पाकिस्तान के यही विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, इन्होंने ये माना कि भारत की ज़बरदस्त कूटनीति के चलते उनका देश संयुक्त राष्ट्र में बार बार मुँह की खाता है, और ये बात मैं इसी साल मार्च की कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के मुख्य एजेंडे में शामिल कराना अब खड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा नामुमकिन काम हो गया है। भारत का नाम लेते हुए भुट्टो की जुबान उस समय लड़खड़ाने लगी थी। अटकते हुए उन्होंने भारत को पहले दोस्त बोलने की कोशिश की, लेकिन लगा कि नहीं, यह बात बिगड़ जाएगी, पाकिस्तान के भीतर शायद यह बात पसंद नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश, और इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को संबोधित किया। वैसे हिंदुस्तान तो अब पड़ोसी भी नहीं कहता है, दुश्मन देश कहता है।
एस जयशंकर को आपने सुना भी। मुल्क बड़ा है और मेज़बानी के उसूल जानता है, दुनिया के देशों का मंच है। आप हमारे यहाँ उसी लिहाज से बुलाए गए हैं। हमारा दिल दरिया है लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ है, आपको लेकर के राय बिल्कुल साफ है। एससीओ की बैठक पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। नतीजा तो कुछ नहीं निकलेगा भारत पाकिस्तान के बीच, मगर तस्वीरें कई तरह की कहानियां लेकर के सामने आएंगी। ये एससीओ की बैठक जो 4 और 5 मई को गोवा की राजधानी पणजी में होने जा रही है। अरसत में आज इतना ही। कल बल्कि मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, सवाल कोई दूसरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।